आपके अपने YouTube चैनल OCC बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे BSc सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 26 में 25 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। बिल्कुल धुआंधार बैक टू बैक एक के बाद एक वीडियो, और सभी वीडियोज़ को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है और आपके कमेंट से मुझको पता चलता रहता है कि हाँ आप लोग कितना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं वीडियो को। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसी तरीके से आने वाले सभी वीडियोज़ को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, और बाकी जो आप लोग करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग करेंगे। और सभी पर अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके डिटेल में, ठीक है। तो आज ये फिर से एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप लोग अपना प्रीवियस ईयर पेपर देखते होंगे, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूं कि आप लोगों के पास आपके यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 5 साल का ज़रूर होना चाहिए। अगर आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों को एक चीज़ नज़र आई होगी कई सालों में, जिसका नाम है बर्च रिडक्शन। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, अगर आप लोग क्लास 12 में ठीक से पढ़े हैं तो बर्च रिडक्शन क्लास 12 में भी है। इसीलिए जो लोग क्लास 12 में है वो लोग भी बिना हिचकिचाए बाकायदा इसको देख सकते हैं। सेम टू सेम यही चीज़ क्लास 12 में भी है और सेम टू सेम यही चीज़ BSc सेकेंड ईयर में भी है। बस फ़र्क इतना है कि BSc सेकेंड ईयर में मैकेनिज्म भी है और क्लास 12 में मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी थियरी और रिएक्शन है, बस इतना सा है। तो इतना डिफरेंस होता है जनरली क्लास 12 और BSc में। तो बिल्कुल बिंदास क्लास 10 वाले भी देख सकते हैं और साथ साथ BSc वाले भी, और भी जो क्लासेस वाले जैसे पॉलिटेक्निक में भी आता है, पॉलिटेक्निक वाले हो गए, जहाँ जहाँ भी केमिस्ट्री है और ये टॉपिक आता है तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को बाकायदे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा हुआ है, तो सिर्फ एक ही उसका तरीका है पूछने का। बोलेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बर्च रिडक्शन। कैसे बोलेगा? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बर्च रिडक्शन, इस तरीके से करके आपसे पूछा हुआ है। और ये हमेशा आप देखेंगे तो C वाले सेक्शन में 7.5 नंबर में पूछता है, लेकिन ये अकेले नहीं पूछता है, इसके साथ 2-3 रिएक्शन दे देता है। एक बर्च रिडक्शन दे देगा, फिर पर्किन रिएक्शन दे देगा, इस तरीके मानिच रिएक्शन दे देगा। तो 2-3 रिएक्शन करके तब जाके 7.5 नंबर का बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि BSc सेकेंड ईयर वालों के लिए कहाँ पर फोकस करना चाहिए, इसकी थियरी पर फोकस ना करके मैकेनिज्म पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसको अलग से ना पूछ करके, अलग से अगर 5 नंबर में पूछता है तब तो आपको थियरी भी लिखना है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा 5 नंबर में अगर पूछा होगा तो आप लोग लिखिएगा। जहाँ तक मैंने देखा है तो उसमें C वाले सेक्शन में पूछा हुआ था और ऑप्शन में करके पूछा हुआ था। इसका मतलब आपको मैकेनिज्म पर फोकस अपना बना करके रखना है। थियरी अगर आपको नहीं भी याद है, वैसे बिना थियरी के वैसे भी काम नहीं चलेगा, तो थियरी अगर आप लोग नहीं लिखेंगे एग्जाम में तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको थियरी तो पढ़नी पड़ेगी, तभी तो आप लोग मैकेनिज्म तक पहुँचेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है बर्च रिडक्शन, इसमें क्या हमको करना है, कैसे इसको लिखना है, कैसे करना है। सबसे पहले समझते हैं बर्च रिडक्शन है क्या चीज़। तो बर्च रिडक्शन, देखिए बर्च रिडक्शन पर भी आने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं कि इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि बर्च लिखा है और साथ में रिडक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बर्च तो किसी का नाम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ साफ, कोई बात नहीं है। लेकिन रिडक्शन, आप लोग रिडक्शन वर्ड से पहले से परिचित होंगे कि रिडक्शन वर्ड क्या है। रिडक्शन आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में हम लोग अपचयन बोलते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अपचयन पता होगा, यानी कि रिडक्शन के बारे में तो कुछ न कुछ जानकारी आप लोगों को होगी ही। इस रिएक्शन में सिर्फ आपको इतनी जानकारी रिडक्शन के बारे में ले लेनी है कि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का अगर कहीं पर एडिशन हो रहा है, योग हो रहा है, कोई पर जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर उसका अपचयन हो रहा है, यानी कि उसका रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब पहले से आपको पता चल गया कि इसमें क्या होने वाला है, इसमें कौन सी कहानी आपको सुनाई जाने वाली है। तो रिडक्शन की कहानी, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ अपचयन, किसी न किसी का तो रिडक्शन ज़रूर होगा, किसी न किसी को रिड्यूस करना है और रिड्यूस करके उसका प्रोडक्ट बना देना है। इतना तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं किसका रिडक्शन करना है। बर्च रिडक्शन, या फिर इसी का एक दूसरा नाम भी है, वैसे दूसरे नाम से पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपसे मान लीजिए कहीं पर कंफ्यूज करता है तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बर्च रिडक्शन बोलिए, या फिर इसी को आप लोग बोल सकते हैं डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन। क्या बोल सकते हैं? डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन। डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें
जिसका रिडक्शन करवाना होता है उसमें मेटल को डिजॉल्व कर दिया जाता है। किसको डिजॉल्व कर दिया जाता है? किसको डिजॉल्व कर दिया जाता है? मेटल को डिजॉल्व कर दिया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि मेटल को अगर आप लोग डिजॉल्व करेंगे तो मेटल के पास अपनी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके किसी को दे देगा। तो आप जानते हैं कि रिडक्शन का मतलब ये भी होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वहाँ पर एडिशन होगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर भी रिडक्शन होगा। इतनी बातें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मेटल को उसके अंदर डिजॉल्व कर देने की वजह से उसमें रिडक्शन हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ये किस तरह का रिडक्शन है? तो बर्च रिडक्शन और डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन इज ए पार्शियल रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स का है? तो याद रखिएगा पार्शियल रिडक्शन है पहली बात। तो पूरी तरह से उसको रिड्यूस नहीं कर देना है, पूरी तरह से उसको रिड्यूस नहीं कर देना है, सिर्फ उसका पार्शियल रिडक्शन करना है। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक रूप से, थोड़ा सा, हल्का सा, है ना। तो पार्शियल रिडक्शन सिर्फ उसका करवाना है, पूरी तरह से उसको नहीं एकदम रिड्यूस करके छोटा नहीं कर देना है ना, उसको निचोड़ नहीं देना है कपड़े की तरह से। आपको क्या करना है? थोड़ा सा ही उसको रिड्यूस करना है, थोड़ा सा उसको छोड़ दीजिए। थोड़ी दया भी दिखानी है यहाँ पे, तो थोड़ी दया जब दिखाएंगे तो पार्शियल रिडक्शन करेंगे। और किसका करेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड का। किसका करेंगे? किसका करेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड का यहाँ पर करेंगे, तब वो आपका बर्च रिडक्शन होगा। किसका? आपको एलिफैटिक नहीं लेना है, हमेशा क्या लेना है? एरोमेटिक होना चाहिए। और एरोमेटिक कंपाउंड में आपका जो सबसे प्यारा वाला, सबसे बढ़िया वाला, सबसे आसान वाला कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन। बेंजीन को आप लोग जानते हैं, बेंजीन एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जो सबसे आसान होता है। सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इसका नाम, बेंजीन का नाम। ठीक है, तो बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। मान लीजिए बेंजीन को ही हम लोग एज एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोग चाहें तो बेंजीन की जगह पर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले लीजिए, सब में बर्च रिडक्शन काम करेगा। ये किसी एक कंपाउंड के लिए नहीं है, ये जो रिडक्शन है ये किसी एक कंपाउंड के लिए नहीं है, सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ये बिल्कुल रिएक्शन आप देखेंगे फॉलो होगा। ये पूरा जो बर्च रिडक्शन की जो थियरी है वो फॉलो होगी। तो आप लोग देखेंगे ना कहीं कहीं पर बुक वगैरह में, या कहीं पर मान लीजिए कोई टीचर और अगर आपको पढ़ाता है तो पता चला कि यहाँ पर बेंजीन की जगह पे कोई और ले लिया एरोमेटिक कंपाउंड, तो आप कहेंगे सर इसमें तो ये बेंजीन लेना था, इसमें कुछ और आप कंपाउंड ले लिए, या फिर वो गलत है या फिर हम गलत है। तो इस तरीके से आपको नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे बोल दिया गया है कि एरोमेटिक कंपाउंड लेना है, तो कोई जिसका जो मन करेगा वो लेगा, है ना। वो बस एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, एरोमेटिक है तो ले सकते हैं, बात खत्म हो गई। तो बेंजीन ले लेंगे हम लोग। बेंजीन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम डिजॉल्विंग मेटल्स। अब रिडक्शन होगा कैसे बेंजीन का? तो इस बात को हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि रिडक्शन कैसे होगा। तो क्योंकि मेटल डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन है, इसका मतलब ये होगा कि जब मेटल को हम लोग उसमें डिजॉल्व कर देंगे तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? बेंजीन के पास। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम डिजॉल्विंग मेटल्स सच एज लिथियम भी ले सकते हैं एज ए मेटल, पोटेशियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं। कोई भी एक ऐसा मेटल ले लीजिए जो आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। ज़्यादा क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट करवाना है ना, रिक्वेस्ट, ज़्यादा रिक्वेस्ट ना करवाए, है ना। उसका ऐसा ना हो कि बोले चलो मेरा पैर दबाओ तो हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए बस एकदम आप एक बार बोलो हाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुरंत ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पड़ा हुआ है। ऐसा वाला कोई एक मेटल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करवाए, आपसे कोई काम करवाए, इसके बाद जा के बोले कि चलो अच्छा अब इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ऐसा मजदूरी करवाने वाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कोई मेटल ले लीजिए जिसमें से 2-3 का नाम हमने बता दिया है। आप पोटेशियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं। ये सब बहुत ही प्यारे मेटल हैं, आराम से आपको, इतने दानवीर हैं और इतने दयालु हैं कि आप बस प्यार से एक बार मांग लीजिए तुरंत दे देंगे। तो इस तरीके के मेटल्स आपको लेना है। दूसरी बात, इन लिक्विड अमोनिया किस में लेना है? तो इन लिक्विड अमोनिया में लेना है। और लिक्विड अमोनिया क्या चीज़ है इसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लिक्विड अमोनिया के बारे में एक पूरा वीडियो ही बहुत लंबा सा हम बनाए हुए हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं लिक्विड अमोनिया क्या चीज़ है तो आप लोग जा करके उसको पढ़ लीजिए। जो लोग पढ़े हैं तो उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ अ वीक प्रोटॉन डोनर सच एज एथिल एल्कोहल। इसके बाद आपको एक पंडित बाबा को लेना। आप लोग जानते हैं किसी न किसी के प्रेजेंस में होता है ना, कोई मंत्र पढ़ने वाला तो चाहिए। तो मंत्र पढ़ने के लिए पंडित बाबा को लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक प्रोटॉन डोनर होना चाहिए, है ना।
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पंडित बाबा के तौर पर हम लोग लेते हैं एथिल एल्कोहल को। किसको लेते हैं? एथिल एल्कोहल को। और एथिल एल्कोहल की खासियत है कि ये वीक प्रोटॉन डोनर है। कैसा है? वीक प्रोटॉन डोनर है, यानी कि प्रोटॉन तो देता है लेकिन आसानी से नहीं देता है, जल्दी नहीं देता है, थोड़ा लेट करके देता है। वही बात जैसे हम बोले ना, ये आपसे खूब काम करवाएगा, पहले कहेगा ये करो, बर्तन धो लो, ये करो, पैर दबाओ, सिर दबाओ, इसके बाद जाके बोलेगा ले जाओ एक हाइड्रोजन, यानी कि तब जाके प्रोटॉन आपको देगा। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को डोनेट करना, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि एथिल एल्कोहल आप लोग जानते हैं, एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल्स में एथिल एल्कोहल की अगर हम लोग बात करें तो एथिल एल्कोहल हल्का सा एसिडिक होता है, ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, हल्का सा वीक एसिड होता है। और वीक एसिड होने के नाते, क्योंकि वीक एसिड है तो एसिड का काम होता है हाइड्रोजन को लॉस करना, यानी कि H+ आयन देना। तो H+ आयन तो देगा, लेकिन क्योंकि वीक एसिड है इसलिए जल्दी नहीं देगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करवाएगा, इसके बाद देगा। अगर स्ट्रांग होता तो तुरंत निकाल देता है H+ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे HCl अगर होता, H2SO4 होता तो तुरंत दे देता। लेकिन एथिल अल्कोहल क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड है तो H+ तो देगा लेकिन जल्दी नहीं देगा, याद रखिएगा। तो ये H+ तो देता है लेकिन जल्दी नहीं देता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है वीक प्रोटॉन डोनर। और यह है पंडित बाबा जो जल्दी जल्दी मंत्र नहीं पढ़ते हैं, ऐसे स्लो वाले पंडित बाबा को लेके आना है, बिल्कुल शाम को बैठे और 2-3 दिन बाद जाके ख़त्म हो उनका पूरा मंत्र, है ना। ऐसे वाले पंडित बाबा चाहिए, तो जिनका नाम है एथिल एल्कोहल। तो इस पूरी को मैं एक बार फिर से समराइज कर दूं, ये क्या चीज़ मैं बताया हूँ पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के। तो आपको कुछ नहीं करना है, बर्च रिडक्शन करवाना है। किसका रिडक्शन करवाना है? किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन करवा देना है, ठीक है। जैसे सच बेंजीन, मान लीजिए बेंजीन का आपको रिडक्शन करवा देना है। कैसे करवाना है? तो बाय द डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन ये है, यानी कि बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम डिजॉल्विंग मेटल्स, यानी कि जो मेटल आप डिजॉल्व करेंगे बेंजीन के अंदर, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा बेंजीन के पास, और बेंजीन के पास ट्रांसफ़र होते ही, और वो मेटल कैसा होना चाहिए, और सॉरी वो जो डिजॉल्व किस में होना चाहिए? लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होना चाहिए। लिक्विड अमोनिया और बेंजीन में डिजॉल्व होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो ऐसा होने के बाद तुरंत ये जो मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा। किसको ट्रांसफ़र कर देगा? बेंजीन को ट्रांसफ़र कर देगा। और जो ही बेंजीन को ट्रांसफ़र करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव किया और इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया, इट्स एनफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तुरंत इसका मतलब रिडक्शन हो गया। लेकिन ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता बिल्कुल बारात लेके पहुँचे यहाँ और इनको इलेक्ट्रॉन दे करके वापस चले आए, तो ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल उसको वैलिड माना ही नहीं जाएगा, बोला जाएगा नहीं आपकी ये जो शादी है गलत है, ये नहीं हुई है ठीक से। तो उसके लिए एक पंडित बाबा चाहिए, तो पंडित बाबा को आपको लेना है एथिल एल्कोहल को पंडित बाबा बना देना है, स्लो वाले। तो एथिल एल्कोहल जाएंगे बाकायदे, आपके वहाँ पर इनकी प्रेजेंस रहेगी, ये बैठ करके वहाँ पर मंत्र पढ़ेंगे और इनकी प्रेजेंस में ये काम होगा। यहाँ पे बारात जाएगी और यहाँ पे बाकायदे इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा, इसके बाद वापस आया जाएगा, तब जाकर के इसका रिडक्शन होगा। और जब रिडक्शन होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बनेगा। अब इस पे हम लोग फोकस रखते हैं कि बनेगा क्या। मान लीजिए रिडक्शन तो हो गया, रिडक्शन हो गया तो हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ? प्रोडक्ट होगा ड्यूरिंग दिस रिडक्शन, इस पूरी कहानी, पूरी ये जो आपकी कहानी चल रही है, इस पूरे रिडक्शन पूरी कहानी के दौरान 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स टू बेंजीन। आप लोग देखें कि रिडक्शन होगा, इतनी तो बात समझ में आएगी कि बेंजीन का रिडक्शन होने वाला है, लेकिन कहाँ रिडक्शन होगा? तो 1 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर। किस पोजीशन पर? 1 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का। किसका एडिशन हो जाएगा? हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। और टू बेंजीन टू फॉर्म 3,6, तो बनेगा क्या उसमें? 3,6 डाईहाइड्रोक्सो साइक्लोहेक्सा 1,4 डाईइन बनेगा। थोड़ा सा लंबा कंपाउंड है, शायद आप लोग घबरा रहे होंगे, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी सब कुछ हम दिखाएंगे, बस आप लोग सुनते जाइए। तो 3,6 डाईहाइड्रोक्सो, यहाँ पर एक टर्म आपको समझ लेने की ज़रूरत है। डाईहाइड्रोक्सो यहाँ पर जो लिखा हुआ है शायद आप लोगों को हो सकता है नया मिल रहा हो, डाईहाइड्रोक्सो। आप बोलेंगे सर ये हाइड्रोक्सो ग्रुप कौन सा है? और कुछ लोग अगर दिमाग लगा रहे होंगे अपना कि हम तो जानते हैं हाइड्रोक्सो ग्रुप, तो वो बोलेंगे सर OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, वहाँ पर 2 OH ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग डाईहाइड्रोक्सो बोल देंगे। तो वे सभी लोग गलत हैं। हाइड्रोक्सो का मतलब यहाँ पर OH ग्रुप नहीं होगा, हाइड्रोक्सो का मतलब यहाँ पर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोक्सो करके बोलते हैं, ठीक है।
तो जब 2 हाइड्रोजन रहेगा तो उसको हम लोग डाई हाइड्रोक्सो लिखते हैं, याद रखिएगा। अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर हम लोग डाई हाइड्रोक्सो उसको बोल सकते हैं, डाई हाइड्रोक्सो, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पर हाइड्रोक्सो से डिनोट करते हैं, जबकि OH को हाइड्रोक्सी से डिनोट करते हैं। तो ये बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, हाइड्रोक्सो अगर लिखा रहे तो OH मत समझ लीजिएगा, नहीं तो तुरंत वहीं पर आपका काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हाइड्रोक्सो का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, डाई हाइड्रोक्सो लिखा है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जुड़ा होगा और किस किस पोजीशन पर, तो 3,6 पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, बाकी साइक्लोहेक्सा रहेगा। ठीक है, देखिए बेंजीन अभी था, बेंजीन से साइक्लो बन गया, बेंजीन से साइक्लो बन गया, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो चुका है, क्योंकि अभी बेंजीन था और बेंजीन का मतलब एरोमेटिक था और अब जब रिडक्शन इसका हो गया तो इस साइक्लो में बदल गया है, यानी कि अभी बेंजीन नहीं रह गया, यानी कि इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो गायब हो गई है और साइक्लोहेक्सा में बदल करके साइक्लोहेक्सा, और साथ में अभी बेंजीन था अब 1,4 डाईइन हो गया, यानी कि सिर्फ 2 बॉन्ड बचे हुए हैं। तो वो हम लोग सारी कहानी देखेंगे, फिलहाल के लिए ये आप लोग थियरी समझ गए होंगे। अगर आपको एक लाइन में रिएक्शन दिखाना हो, क्लास 12 के लिए अगर हम बात करें, एक लाइन में अगर आपको रिएक्शन दिखाना हो, BSc सेकेंडरी में तो ऐसे भी नहीं दिखाना है, सीधे आपको मैकेनिज्म दिखा देना है। तो अगर क्लास 12 में अगर आपको एक लाइन में मैकेनिज्म दिखाना तो आप सीधे लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे बेंजीन लिखे हैं हम, बेंजीन का रिडक्शन करवा दीजिए 3H2 और रिडक्शन करवा दिया तो क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया, बात खत्म। क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे बोला हुआ था भैया आप एरोमेटिक, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का करवा दीजिए रिडक्शन, बात खत्म। सीधे सीधे बोला हुआ था किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का आप रिडक्शन करवा दीजिए, और जब आप रिडक्शन करवा देंगे तो वही आपका हो जाएगा बर्च रिडक्शन हो जाएगा। ये तो मान लीजिए BSc सेकेंड ईयर के लिए था कि पूरा इतना लंबा लंबा कंपाउंड हम लोग लेंगे और बाकी चीज़ें बनेंगी। लेकिन अगर आपको सिंपली अगर एक लाइन में अगर बोलना हो तो सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन करवा देना ही बर्च रिडक्शन होता है सिंपली। तो आप देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है आपका बेंजीन में आपने रिडक्शन करवा दिया 3H2 से, और जब आपने 3H2 से रिडक्शन करवा दिया तो ये जितने भी बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं सबके सब टूट जाएंगे, और सब जगह पर जाकर के जो 6 हाइड्रोजन है, 6 का 6 हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन तो पहले से लगा हुआ था, एक और हाइड्रोजन यहाँ पर जाके लग जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि इसकी एरोमेटिसिटी गायब हो गई और इसका रिडक्शन करवाने के बाद ये साइक्लो में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट, हो गया बर्च रिडक्शन, काम खत्म। एक लाइन में अगर आपको दिखाना हो तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बड़ा वाला दिखाना चाहते हैं तो ये भी दिखा सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम मैकेनिज्म आपको बताने चल रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ था BSc सेकेंड ईयर के लिए आप लोग किस तरीके से इसका मैकेनिज्म दिखाएंगे। ये देखिए मैकेनिज्म में क्या करना है आपको, 2-3 स्टेप में आपको बताऊंगा, दो तीन में से टोटल मिला के 4 स्टेप है। 4 स्टेप में ये पूरा का पूरा रिडक्शन जो आपके सामने है वो कंप्लीट होगा। तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट से। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, बेंजीन ले लेना है। क्या लेना है, बेंजीन, क्योंकि किसका रिडक्शन करवाना है, बेंजीन का रिडक्शन करवाना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आप बेंजीन को लेंगे और बेंजीन को लेने के बाद यहीं से कहानी शुरू होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं बेंजीन के बारे में थोड़ा सा इसका वो बैकग्राउंड निकालिए। बेंजीन का अगर आप लोग बैकग्राउंड निकालेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अतीत में जाने के बाद कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड आपको जो दिखाई देता है, डबल वन है ना, डबल वन, तो ये पाई बॉन्ड होते हैं, ये सब के सब पाई बॉन्ड होते हैं और ये हमेशा टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। ये इनका काम होता है। यानी कि कभी टूट करके यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ बन जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ बन जाएंगे, फिर यहाँ से, मतलब ये हमेशा इसी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। कभी यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये हमेशा ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, जिसको हम लोग केकुले स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एक बार हम भी इसको आपको पढ़ा चुके हैं और आगे भी एक आध बार अभी पढ़ाएंगे, आएगा बीच में आपके आएगा, ठीक है, किसी वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग इतनी बात तो समझ गए हैं कि ये जो आपका पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये हमेशा टूटता, बनता, बिगड़ता रहता है, इसमें कोई बात नहीं है। अब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है कि ये तुम्हारे टूटेगा, बनेगा, बिगड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसी बेंजीन के अंदर डिजॉल्व किया गया है मेटल को डिजॉल्व किया गया है। अब मेटल का काम क्या है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो अब देखिए होगा क्या, देखिए कहानी कहाँ से शुरू होगी। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है टूटा और टूटने के बाद इस कार्बन के ऊपर गया।
ये वाला जो बॉन्ड है पूरा का पूरा बॉन्ड टूटा और टूटने के बाद इस वाले कार्बन के पास गया, इस वाले कार्बन के ऊपर अगर गया तो आप बताइए इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके आ गए यहाँ पर इस वाले कार्बन के ऊपर। आप चाहें तो आप यहाँ पर एक माइनस भी दिखा सकते हैं, माइनस से भी, लेकिन इस रिएक्शन में आप लोग माइनस प्लस के चक्कर में मत पड़ेगा, नहीं थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस प्लस न लेकर के सीधे हम इलेक्ट्रॉन वाइज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन का मामला है और रिडक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए माइनस नहीं शो कर रहे हैं, सीधे हम इलेक्ट्रॉन ही दिखा दे रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं ये इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटा ये बॉन्ड और आ गया इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया, किस वाले कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया। तो अब आप बताइए इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ पे यानी कि इसका तो पूरा एकदम घर ओवरलोड हो गया इलेक्ट्रॉन से, एकदम इतना इलेक्ट्रॉन भर गया कि इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है। साथ में यहाँ का जो कार्बन था वो तो बेचारा एकदम लुट गया, बर्बाद हो गया, इसका वाला इलेक्ट्रॉन तो चला गया ट्रांसफ़र होकर के इस कार्बन के पास। तो अब करना क्या है, अब करना ये है कि इसके बगल में भी एक ऐसा ही बॉन्ड है जो अपने आप को कभी भी तोड़ सकता है बिना पूछे, है ना, इतना कमज़ोर है कि वो कभी भी टूट सकता है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और टूटने के बाद मान लीजिए यहाँ आया और यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ, वैसे जो इसका जो नियम है वो तो ये टूटने के बाद इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा, ऐसे ही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से बन जाएगा यहाँ पर। तो सीधे हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं कि ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है ये टूटा और टूटने के बाद आके यहाँ पर बन गया, यानी कि यहाँ पर आकर के ऐसे बन गया, देखिए यहाँ पर आकर के ऐसे बन गया, सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही आप लोग करिएगा। तो ये वाला बॉन्ड टूटा और टूटने के बाद आ गया इस वाले कार्बन के ऊपर और यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, लेकिन ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन बेचारा एकदम बर्बाद हो गया था, इसके पास यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम हो गई थी, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ पर। तो इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देने के लिए ये वाला बॉन्ड टूटा और टूटने के बाद यहाँ पर आ गया और यहाँ पर बना दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर बना दिया डबल बॉन्ड। तो यहाँ का जो कार्बन था, इस पोजीशन का जो कार्बन था उसका तो काम फिट हो गया, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गया था आगे की तरफ, उसका इलेक्ट्रॉन तो इस वाले बॉन्ड से यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका काम चल गया। लेकिन आप बताइए कमी कहाँ पे फिर से आई, फिर से बर्बाद कौन हुआ, बर्बाद हुआ ये वाला कार्बन, ये नीचे वाला कार्बन बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ था ना, तो यहाँ का कार्बन, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन तो उठ करके यहाँ पे आ गया है, इस पोजीशन पर आ गया है। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अब कम कहाँ हुई, कम हो गई इस पोजीशन पर, कहाँ कम हो गई, इस पोजीशन पर आकर के कम हो गई। अब यहाँ पर कुछ लोग दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग क्या लगाएंगे, दिमाग ये लगा सकते हैं कि हाँ अब जैसे जिस तरीके से यहाँ पर टूट करके यहाँ से यहाँ गया है और इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी कर दी गई है, उसी तरीके से यहाँ पर जो कमी आ रही है इस कमी को पूरा करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़िए और तोड़ करके ला के यहाँ पर लगा दीजिए, तो इसकी कमी पूरा हो जाएगी। फिर से कमी कहाँ पहुँच जाएगी, इस वाली पोजीशन पर कमी पहुँच जाएगी और फिर से क्या होगा कि ये जो आपको यहाँ पर लोन पेयर दिखाई दे रहा है ये फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा और मामला फिर से काम खत्म हो जाएगा। फिर तो ये बिल्कुल वही बात हो गई, बेंजीन अपना वही घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, आप बोलेंगे सर इसी पोजीशन पर क्यों, क्योंकि आप देखेंगे जो पैरा पोजीशंस आपस में होती है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये दोनों आपकी आप देखेंगे पैरा पोजीशन है ना, जो एकदम बिल्कुल सीधे सीधे होती हैं उसको हम लोग पैरा पोजीशन बोलते हैं। और यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि इसके आगे जो ही आप जाने लगेंगे तो फिर से इसी के पास पहुँचने लगेंगे और फिर से आपका जो रिएक्शन है वहीं पर रुक जाएगा, फिर ये आपस में ही घूमते रह जाएंगे, कोई रिएक्शन आगे होगा ही नहीं, कुछ बढ़ेगा ही नहीं। तो होता क्या है कि पहले यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो टूट करके यहाँ पे आया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। इसके बाद ये वाला बॉन्ड टूटा और यहाँ पर आकर के बन गया, जिससे यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई थी वो कंप्लीट हो गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से यहाँ पर कम हो गई, नीचे वाले पर पैरा पोजीशन पर। जब पैरा पोजीशन पर कम हो गई तो इसको आप आगे मत बढ़ा दीजिएगा, यहीं पर रोक दीजिएगा। और जो ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई तुरंत आप देखेंगे, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे आया, देखिए ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आ गया है। ये आपका है एक लोन पेयर कौन सा है, इसी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं कि हर बेंजीन की हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ वाले हाइड्रोजन को हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन रहा होगा उस हाइड्रोजन को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। और ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड तो था ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक नया डबल बॉन्ड बना था, यहाँ पर देखिए नया डबल बॉन्ड बन गया है। जबकि
यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन था, इस वाले कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन था, उसको भी हम लिख दिए हैं। और साथ में आप देखेंगे यहीं पर यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, इसी पैरा पोजीशन वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप इसमें मेटल को मिलाए हुए हैं, ये देखिए पूरा एरो बना हुआ है यहाँ पर एन वगैरह कुछ मत लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं इसमें हम लोग मेटल को भी मिलाए हुए हैं, मेटल को डिजॉल्व किए हुए हैं, तो मेटल क्या करेगा, मान लीजिए सोडियम हो उसमें डिजॉल्व किए हुए हैं, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम के पास ये टेंडेंसी होती है अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, अपना एक इलेक्ट्रॉन देने की। तो ये देखिएगा बेचारा बगल में एक कार्बन है, वो तड़प रहा है इलेक्ट्रॉन के मारे, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और धीरे से यहाँ पर देखिए दे देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसी N का है, किसका है, इसी N का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है। कोई दिक्कत, क्योंकि हम आपको पहले ही बताए थे यहाँ पर हमेशा एक ऐसा मेटल लेना है जो आसानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये देखिएगा बगल में बेचारा एक कार्बन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और बिल्कुल एकदम तरस रहा है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। और जो ही ये ट्रांसफ़र करेगा तो खुद कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बाकी चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पर उतार लेंगे, और इसी बाकी चीज़ को बोला जाता है फ्री रेडिकल। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल बोला जाता है। तो ये तो हो गया एक स्टेप। देखिए शुरू में एक दो स्टेप आपको समझाने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, बाकी का स्टेप्स बहुत तेज़ी से चलेंगे, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आप लोग ठीक से समझिए। पहला स्टेप उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे आएगा, तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है उसको आप लोग यहाँ पर शो कर दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पड़ जाएगी। तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे आके बनेगा, और जब यहाँ पे आके बनेगा तो इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पूरा हो जाएगी, और इसकी तो ऑलरेडी पूरा है क्योंकि यहीं पर बॉन्ड बन रहा है। कमी कहाँ आ जाएगी, कमी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड टूट करके यहाँ चला गया है, तो कमी यहाँ पर आ जाएगी। और जो ही यहाँ पर कमी आएगी तुरंत सोडियम का रोल शुरू हो जाएगा। सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इसको दे देगा, क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हुआ था जो कि इस बॉन्ड के अंदर था, वो यहाँ पर चला गया था ट्रांसफर होकर के। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे करके ये काम इसका ख़त्म कर देगा, यानी कि फ्री रेडिकल बना देगा और खुद कन्वर्ट कर लेगा, खुद को कन्वर्ट कर लेगा Na+ में। ठीक है, अब लेते हैं स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में देखते हैं क्या होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट में समझिए बारात एकदम बिल्कुल पहुंच गई है। अब काम किसका शुरू होगा, अब काम शुरू होगा पंडित बाबा का। ये देखिए पंडित बाबा CH5 आराम से CH5OH आराम से एकदम बैठ के मौज कर रहे थे। अब इनका काम शुरू हो गया है। इनका काम कैसे शुरू हो गया है, आप लोग जानते हैं कि ये वीक प्रोटॉन डोनर है, यानी कि वीक एसिड हैं, इसलिए वीक प्रोटॉन डोनर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना H+ देंगे, क्योंकि एसिड है और प्रोटॉन डोनर, इसका मतलब अपना H+ देंगे। और जब ये अपना H+ यहाँ से देंगे, देखिए आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन की कलाकारी आपको पता ही है। ऑक्सीजन हमेशा बॉन्ड को तोड़ करके अपने ऊपर ले लेता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5O नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, नेगेटिव चार्ज में। और जो ही यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो बगल में Na+ बिल्कुल वेट कर रहा है। क्यों वेट कर रहा है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन तो ये बिल्कुल दया दिखा करके इसको दे दिया है, इसको दया आ गई थी, इसको दे दिया, लेकिन खुद लुट गया है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है। तो इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, इस Na+ चार्ज को हटाने के लिए यहाँ पर माइनस चार्ज देखेगा, तुरंत यहाँ पे अटैक करेगा और तुरंत ये दोनों जुड़ जाएंगे। और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो बना लेंगे C2H5ONA बना लेंगे। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है C2H5O में से, C2H5OH में से ये जो हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, और जाने के बाद कहाँ जाएगा, आप बताइए कहाँ जाएगा। बगल में सिर्फ एक यहाँ पे रिएजेंट बच रहा है, तो इसके पास जब जाएगा तो आप बताइए इस पोजीशन पर जुड़ेगा कि इस पोजीशन पर जुड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ से कौन सी चीज़ निकल रही है, H+ निकल रहा है। याद रखिएगा सिर्फ H नहीं निकल रहा है। अगर सिर्फ H निकलता, अगर सिर्फ हाइड्रोजन निकलता तो वो जाकर के इस पोजीशन पर जुड़ता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर H+ निकल रहा है तो वो जाकर के इस पोजीशन पर जुड़ेगा। आप पूछिए क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ अगर हाइड्रोजन होता, H होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, क्योंकि आप जानते हैं एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना खुद का होता है, उसके नाम का होता है। तो उसको सिर्फ एक हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ पर आराम से दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आकर के वो जुड़ जाता।
एक बॉन्ड बना करके यहाँ पे जुड़ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ से H+ आ रहा है और H+ का मतलब है कि जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी छीन लिया है ऑक्सीजन यहाँ से। जब ऑक्सीजन यहाँ से छीन लिया है तो ये बिल्कुल H+ में कन्वर्ट हो गया। H+ में कन्वर्ट हो गया मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको सीधे सीधे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये आप बताइए, आप समझ गए होंगे अब कहाँ जाएगा, तुरंत ये जाएगा यहाँ पर बाकायदे 2 इलेक्ट्रॉन रखा बिल्कुल सड़ रहा है। इस कार्बन के पास रखने के लिए जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल इसकी बढ़ी हुई है। तो ये जाएगा यहाँ पर और जाने के बाद इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, अपनी ऑर्बिटल में भरेगा और भरने के बाद यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए बॉन्ड से जुड़ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाएगा। क्लियर है? बाकी का ये नीचे का मैटर बिल्कुल सेम टू सेम वैसे का वैसे रहेगा। तो आप बताइए सेकेंड स्टेप में कुछ करना था? कुछ नहीं करना था। फर्स्ट स्टेप में आप जो ही फ्री रेडिकल बनाएंगे तो फ्री रेडिकल के बाद तुरंत आप ले लीजिएगा CTH5OH को। CTH5OH में से H निकलेगा और जाकर के इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के जो यहाँ पर आया हुआ था उन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद बाकी चीज़ें आप सेम टू सेम उतार दीजिएगा और यहाँ पे CTH5O और यहाँ पे Na+ जो यहाँ से निकला था उसका भी मामला सेटल हो जाएगा, वो यहाँ पर CTH5O Na की बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। अब मैं आपको बता दूं यहाँ से कहानी बिल्कुल आसान है, एकदम आसान समझिए। पूरी शादी हो चुकी है, अब सिर्फ क्या करना है, विदाई करवाना है। यानी कि आपको हम सब कुछ बता दिए हैं, सब कुछ एकदम हो गया है, बस थोड़ा सा एक छोटा सा काम बचा है। वो छोटा सा काम क्या है, अभी जो आप स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 जो भी आप देखे हैं उन्हीं दोनों को यहाँ पर रिपीट कर देना है सेम टू सेम। फिर से जब आप रिपीट कर देंगे तो ये स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे जैसे हम लोग क्या किए थे, स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या किए थे, सोडियम को लिए थे, क्योंकि आप जानते हैं सोडियम इसमें डिजॉल्व्ड है। ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है, पूरे रिएक्शन में सोडियम को डिजॉल्व किया गया है और जब सोडियम को डिजॉल्व किया गया है तो सोडियम जहाँ जहाँ भी देखेगा इलेक्ट्रॉन की कमी है तुरंत अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर देखेगा कभी से बिल्कुल बेचारा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका साथ देने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल एकदम तनहा टाइप का है। तो तुरंत ही क्या करेगा, दूसरा जो सोडियम आएगा वो सोडियम फिर से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और यहाँ पे दे देगा, कहेगा लो अच्छा तुम्हारे साथ के लिए एक और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम दे देते हैं। तुरंत यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और देगा, बाकी सब कुछ सेम आपको उतार लेना है। देखिए फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर दिया जाएगा, आ जाएगा, यानी कि दोबारा इसका रिडक्शन होगा और दोबारा जब रिडक्शन होगा फिर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल इलेक्ट्रॉन और साथ में यानी कि एक पेयर हो जाएगा और साथ में ये आपका Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, Na से Na+ में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से स्टेप नंबर 4 लीजिए, इसको लीजिए और इसको लेने के बाद फिर से पंडित बाबा को एक बार और बुलाइए, एकदम फाइनल वाला मंत्र पढ़ने के लिए बोलिए। तो जब बिल्कुल फिर से आएंगे तो फिर से आएंगे, फिर से ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड को उठाएगा, फिर से H+ रिलीज करेगा और फिर से जब H+ रिलीज करेगा तो इस बार मैं नहीं बताऊंगा कि कहाँ पर जाके जुड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर जाके जुड़ेगा। तो यहीं पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, क्योंकि H+ यहाँ से रिलीज हो रहा है तो H+ जाएगा वहाँ जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि पेयर पूरा उसको यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। और आप देखेंगे तो ऊपर भी 2 हाइड्रोजन था, नीचे भी 2 हाइड्रोजन आपका यहाँ पे इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। साथ में ये जो आपका C2H5O था वो ये आपको यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले लिया था, बॉन्ड को ले लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका C2H5O माइनस चार्ज, यहाँ पे Na+ चार्ज, तो फिर से वही बात C2H5O Na बन जाएगा और ये आपका मेन प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा, जो कि आपका साइक्लो वाला था। इसे ही हम लोग बोलेंगे 3,6 डाईहाइड्रोसाइक्लोहेक्सा 1,4 डाईइन। अभी नाम कैसे लिखा गया है, नाम हम बस आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, बस यहीं पर आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। नाम देखिए कैसे लिखा गया है, थोड़ा सा लंबा नाम है तो समझ लीजिए ठीक से। देखिए जब आप लोग यहाँ पर नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। IUPAC नाम लिखने के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग आप कैसे करेंगे, नंबरिंग आप अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि आपको नंबरिंग तो जाहिर सी बात है इसमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है। आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है। और डबल बॉन्ड 2 हैं, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन क्या आ जाता है, या तो इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करिए, या तो इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करिए, या तो इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करिए, या तो इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करिए। 4 पोजीशन आपके पास हैं, चारों में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं ऐसा,
यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे सर इधर से घूम जाइए ऐसे ऐसे। तो मैं आपको बता दूं कि आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जाएंगे उसी साइड जिस साइड बॉन्ड डबल बॉन्ड आपका बन रहा होगा। यानी कि अगर आप यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ से नंबर 1 अगर स्टार्ट करते हैं तो नंबर 1 पर ही नंबर 2 पर इसको नहीं कर सकते क्योंकि डबल बॉन्ड इधर नहीं है, नीचे की तरफ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से नंबर 1 ये आपका नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, नंबर 4 होगा, नंबर 5, नंबर 6 होगा। अगर आप लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इस वाली पोजीशन से, तो आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ बन रहा है ना कि नीचे की तरफ बन रहा है यहाँ से। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ इस तरीके से हो जाता। अगर आप लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड नीचे की तरफ बन रहा है। अगर आप लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि अब डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ बन रहा है। तो डबल बॉन्ड जिस तरफ बनेगा उसी तरफ आपको नंबरिंग करते हुए जाना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है, नहीं तो नाम आपका पूरा गड़बड़ का गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए नंबरिंग बिल्कुल कर दी गई है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कर दी गई है। अब आप नाम रख लीजिए क्योंकि हम पहले आपको बता दिए कि जहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिखेगा तो उसको हम लोग डाई हाइड्रोक्सो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाई हाइड्रोक्सो बोलेंगे। तो अब आप लिख लीजिए, देखिए 1 2 3 पोजीशन पर डाई हाइड्रोक्सो आ रहा है। 3 पोजीशन पर देखिए 3 लिखा हुआ है। फिर साथ में 4 5 6 पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सो आ रहा है तो 3, 6 डाई हाइड्रोक्सो हो जाएगा। और क्योंकि ये साइक्लो है यानी कि बिल्कुल एक रिंग की तरह से है तो साइक्लो लगाया जाएगा। 6 कार्बन की रिंग है तो यहाँ पे हेक्सा लगाया जाएगा। और साथ में ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो किस किस पोजीशन पर है? तो 1 पोजीशन पर है और साथ में 1 2 3 4 पोजीशन पर है। 1 पोजीशन पर है और 4 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो इसलिए 1,4 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाई, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन लास्ट में लगा देते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो डाई इन हो जाएगा। इसलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा 3,6 डाई हाइड्रोक्सो साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई इन हो जाएगा इसका टोटल पूरा नाम। ठीक है, नाम थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत ही आसान सा था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, पूरा का पूरा रिडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी बात है आपको पूरा एकदम ठीक से समझ में आया है, मज़ा आया है पढ़ के, तो बिल्कुल अपना फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में, पूरा डिटेल में ठीक से लिख करके आपको वीडियो कैसा लगा है। साथ में अपने सभी क्लासमेट्स को फटाफट शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत